नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब रोशनी पब्लिकेशन पे, जिसपे आप सभी अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025-26 का कैप्टन सीरीज बैच देख रहे हैं। और उसमें आपको पूरे सभी विषयों का सारा सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, जिसमें मैंने आज आपको जो आपके मैथ का जो प्रश्नावली 1.3 है उसका जो क्वेश्चन होगा 1-2, उसको मैं आज सॉल्यूशन करवाऊंगा। इससे पहले आपने मैथ का जो भी वीडियो देखा होगा उसमें आपको सिलेबस का, फिर कुछ नंबर सिस्टम में सम विषम ये सब चीजें बताए होंगे, फिर प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो आज आपके बारी है प्रश्नावली 1.3 का जितना भी क्वेश्चन है उसका एकदम बारी बारी से सॉल्यूशन देखेंगे और अच्छी तरीके से समझते हुए उसको कंटिन्यू करेंगे, अपने सीरीज को क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सभी विषयों का सिलसिलेवार वाइज से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर होते जा रहा है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार जो बनाए रखिए और चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहिए। जब तक आपका मैट्रिक का पेपर 2026 का हो नहीं जाता है तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप अपने परीक्षा में बहुत से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे, ये हमारा वादा रहेगा। अभी तो सिलेबस कवर है, सिलेबस कवर कराने के बाद से पूरा जब सिलेबस खत्म हो तो आपको इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आप जब पेपर देने जाइएगा तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई पेपर देने आया हूं। उसके साथ आप खिलवाड़ कीजिए, एकदम हलवा समझिएगा उस पेपर को। तो इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ शुरू से अंत तक बस बने रहिए, आपसे यही निवेदन है। तो आइए शुरू करते हैं अपने जो चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.3। 1.3 में हम लोग कुछ सिद्ध करना, जो अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करेंगे और फिर उसको आपको एकदम बढ़िया से समझाते हुए और उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, हल करवाएंगे। तो आप लोग अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और उसको जैसा करवाया जा रहा है उसको उतारते चलिए और समझते चलिए। तो चलिए, हमारे जो प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के पेपर में हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबको बनाने का एक ही नियम है, बस आप एक का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर √5 का आपने सॉल्यूशन कर लिया तो इसी मेथड से आप √3 का भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा, √2 का भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा, √7 का भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो जैसे करवाया जा रहा है इसका हल और सॉल्यूशन, आप लोग वैसे ही अपने नोटबुक में उसको क्या कीजिएगा, उतारते चलिएगा और उसको अधिक से अधिक जितना हो सके उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज इसको हल करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका हल हम जब लिखना शुरू करेंगे तो पहले लिखेंगे हल। ये जो √5 है इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब हम √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या होता क्या था कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q। P/Q क्यों लिखे? क्योंकि हमने क्या माना है? √5 को एक परिमेय संख्या माना है। और इधर साइड में लिख देंगे कि जहां ये P और Q क्या है, P और Q एक सहभाज्य है। सहभाज्य है। अब देखिए, सहभाज्य का मतलब क्या होता है, सहभाज्य का अर्थ क्या होता है? तो सहभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसका केवल और केवल एक गुणनखंड हो, एक के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड ना, उसको क्या कहते हैं? सहभाज्य कहते हैं। इस पेयर को क्या कहते हैं? इन दोनों को सहभाज्य, जिसका केवल एक गुणनखंड हो। एक गुणनखंड का मतलब कि जिसमें एक के अलावा और दूसरा कोई गुणनखंड ना है, या फिर उसमें उन दोनों में एक के अलावा और किसी भी संख्या से दूसरे संख्या से भाग ना लगा, उसी को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं।
तो P और Q क्या मान लिए, एक सहभाज्य है। अब फिर क्या करेंगे, अब ये दो √5 बराबर P बटा Q। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा उसको लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, √5 का आपका हो जाएगा स्क्वायर बट्टा P बटा Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर। अब देखिए ये √5 स्क्वायर में है, जब कोई भी दो रूट में, कोई भी संख्या रूट में जब स्क्वायर पे चढ़ जाता है, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसमें से रूट क्या होता है, हट जाता है। तो जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें से रूट हट जाएगा और वही संख्या उतर जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 बराबर, अब P का स्क्वायर तो P स्क्वायर बट्टा में ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, 5 बराबर P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर। अब देखिए इसके नीचे कुछ है नहीं, तो कोई नंबर संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो बट्टा में उसको हम हमेशा 1 मानते हैं। तो मान के चलिए इसके नीचे क्या 1 है। अब जब भी ऐसा आ जाता है दो को बराबर में तो उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी आपस में गुणा करते हैं। तो जब हम इसको तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 को Q से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5Q स्क्वायर 5Q स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा आपका, सिर्फ बचेगा P स्क्वायर। क्या बचेगा, P स्क्वायर, जिसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखिए ये जो 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कहते हैं कि आपको 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है ये जा करके P स्क्वायर जो है उसको भी क्या कर देगा, भाग कर देगा। कैसे, ये इधर किस में है, गुणा में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। जब इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा में 5। तो जब ये बट्टा में गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, भाग में दे रहा है। तो इसी बात को हम अब लिखेंगे कि जो हमारा ये 5 है, ये 5 क्या कर रहा है, 5 क्या करता है, ये आपको जो 5 है ये क्या करता है कि P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप इसको लिख दीजिएगा ऐसे कि चूंकि ये जो 5 है ये किसको विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो लिखिएगा चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्या करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। 5 जो है ये P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्या करेगा, P को विभाजित करेगा। कैसे करेगा, कोई भी संख्या के अगर ए स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित करता है तो उस संख्या को विभाजित कर सकता है। अगर मान के चलिए कि अगर हम 10 का स्क्वायर ले लिए और इसको हम क्या किए, 5 से भाग किए, जब इसको 5 से 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को अगर 5 से करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो जब 10 का स्क्वायर को 5 विभाजित कर दिया, अगर हम स्क्वायर हटा दिए बस 10 लिख दिए, 10 बट्टा 5, तो क्या ये 5 10 को विभाजित नहीं कर दे रहा है 2 बार में। तो इस कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो 5 है, ये 5 आपको अगर P स्क्वायर को विभाजित कर देता है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो 5 है P को भी क्या करेगा, विभाजित कर देगा। P को भी क्या करेगा, विभाजित कर देगा। अब आप हम इसको लिखेंगे आगे फिर से, 5 के लिए तो P के लिए तो हो गया। अब आपका क्या बचा है, Q को भी देख लेते हैं। तो फिर लिखेंगे पुनः माना कि P बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5M। पुनः माना कि P बराबर 5M, और M क्या है, साइड में लिख देंगे M कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, M कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है। पुनः माना कि P बराबर 5M और M कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और फिर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे।
लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग क्यों किए? क्योंकि हम जब इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर मिल जाएगा, और जब पी स्क्वायर मिल जाएगा तो हमने पहले ही पी स्क्वायर का क्या किया है, मान निकाल लिया है। तो हम इसको दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5m का पूरा का स्क्वायर। तो इसको फिर लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, 25m स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे जो पी स्क्वायर निकला है, पहले ही पी स्क्वायर का मान निकल चुका है। क्या निकला है समीकरण 1 में? तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान निकला है पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो इस मान को हम क्या करते हैं, इस पी स्क्वायर का जगह पर लिख देते हैं। तो जब इसको लिखेंगे तो पी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख देते हैं, 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। आया कैसे? तो लिख देते हैं यहाँ पे साइड में कि चूंकि पी स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है आपका 5q स्क्वायर हो रहा है, समीकरण 1 में पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो इसी मान को पी स्क्वायर के जगह पर हम क्या किए, लिख दिए। अब जब इसको लिखेंगे तो इसको कटा देते हैं, ये 5 से कट जाए कितने बार में, 5 बार में। तो आपका क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। देखिए ठीक ऐसा ही ये भी निकल के आ गया, जैसा इसमें पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर निकला था, ऐसा ही इसमें निकल गया है क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब फिर से वही बात आ गया कि अगर 5m स्क्वायर गुणा में है तो 5 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 5 भी क्या कर देगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर देगा। तो सेम बात वहां पे लिखेंगे कि चूंकि 5 क्या करता है, क्यू स्क्वायर को, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 5 क्या करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित क्या करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। कैसे बताया था कि अगर 5p, जैसा इसमें हुआ था कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5p को विभाजित करेगा, सेम वहीं पे बस आपको क्या लिख देना, क्यू स्क्वायर, कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा। देखिए अब आपको हमने क्या कहा कि हमने p का भी निकाल दिया और q का भी निकाल दिया। जब p और q को निकालते हैं तो इसमें आप क्या देखते हैं कि 5 और भी संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्योंकि पहले हमने क्या माना था कि p और q क्या है, सौभाज्य है। सौभाज्य का मतलब यह बताया था कि वैसी संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो। जब p और q का सिर्फ एक से विभाजित हो सकता है, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पे 5 से p स्क्वायर विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है ना। लेकिन हमने माना क्या है, हमने तो माना है कि p और q एक सौभाज्य है, जो सरासर यहाँ पे गलत हो रहा है। तो बस इसी बात को हम क्या करेंगे, एक बयान में लिख देंगे, एक परिभाषा में, भाषा में लिख देंगे, और उसके बाद से हमारा पूरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक अपना अलग से स्लाइड लेते हैं, इस पे लिखते हैं, इस पे हम लिख देते हैं कि क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 में क्या देख रहे हैं आप कहिएगा सर समीकरण 1 में देख रहे हैं कि ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि ये 5 ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यही ना देख रहे हैं। तो उसी बात को हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या, 5 जो है पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। दोनों को विभाजित कर रहा है ना, 5 पी को विभाजित कर रहा है और क्यू को विभाजित करता है। इसी को लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से 5 पी और क्यू दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। यह विरोधाभास, तो लिखेंगे यह विरोधाभास
यह विरोधाभास कैसे हुआ? हमारे गलत कल्पना कारण, हमने गलत माना था क्या कि पी और क्यू क्या है, एक सभाज्य संख्या है और √5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण क्या हुआ? प्राप्त हुआ, सॉरी गलत कल्पना के कारण हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, अर्थात अर्थात √5 क्या है? परिमेय संख्या नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया। सेम ऐसा ही आप अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर आपका क्या होगा? p/q, p a q एक सभाज्य, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर इतना इतना। सेम ऐसा ही आप इसको क्या कीजिए, उतारते चलिए और फिर इस बात को आखिरी में हम लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 5 p और q दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी कब हुआ? गलत कल्पना के कारण हुआ, अर्थात √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का एकदम से छोटा और शानदार तरीके से ये मेथड था। इसको आप अगर अपने एग्जाम में लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, एक आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए जैसा करवाया गया उसको लिखिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना बार हो सके प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, फिट कर लीजिए। और कंठस्थ नहीं, ये आपके ओठस्थ हो जाए कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आपका कलम क्या हो, कलम चलना शुरू हो जाए और आप इसको इतना जल्दी और इतना फास्ट बना दे और इतना साफ साफ बनाए कि एग्जामिनर देखे तो एकदम जितना फुल मार्क्स उतने का उतना आपको दे दे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया, हल हो गया। अब दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको भी एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, छोटे तरीके से भी इसको भी हम क्या करते हैं, आपको हल करवाते हैं, सिद्ध करवाते हैं। तो फिर लिखेंगे कि हल में कि माना कि क्या, माना कि 3 + 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय। 3 + 2 √5 क्या है आपका? एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 √5 बराबर आपका क्या होगा? p/q, p/q। 3 + 2 √5 क्या होगा? p/q। क्यों? क्योंकि वो परिमेय संख्या हो रहा था और परिमेय संख्या हमेशा किसके रूप में होता है? परिमेय संख्या। और इसको लिख देंगे कि जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, जब परिमेय संख्या है तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और p और q क्या है? p और q पूर्णांक है। क्या है? p और q आपका क्या है? पूर्णांक है। लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q आपका क्या है? पूर्णांक है। अब क्या करेंगे? इस 3 को इधर भेज देंगे। जब 3 को इधर भेज देंगे तो 2 √5 बराबर p/q, ये इधर किस में था? प्लस में था। प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो p/q माइनस क्या हो जाएगा आपका? 3। अब ये जो यहाँ पे 2 है ना, ये √5 है, इसको √5 को हम अलग रखेंगे और 2 को भी उधर भेजेंगे। तो जब 2 को उधर भेजेंगे तो √5 बराबर आपका हो जाएगा, ये 2 क्या है? 2 इधर गुणा में है, गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो भागा का मतलब नीचे, तो जब 2 नीचे आएगा तो 2 के साथ 2q हो जाएगा, -3 के साथ क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में बस इतना ही समझना है, यहाँ पे समझना का बहुत जरूरत है। यहाँ पे आप क्या कहिएगा कि सर ये जितना भी नंबर है, ये जितना भी नंबर है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये क्या है?
बट्टा में भी है, पी बट्टा क्यू के रूप में भी है, और किसी में कोई भी रूट नहीं है, कोई रूट में नहीं है, और ये पी बट्टा क्यू के रूप में भी है, इसीलिए क्या ये परिमेय संख्या है। लेकिन आप इधर जब देखिएगा, इधर ये क्या है, रूट में है, √5, ये √5 हमेशा क्या है, रूट में ऐसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकल रहा है, जो संख्या रूट से बाहर निकल तो हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन हमने पहले क्या माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हमको यही मान के चलना है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो नंबर रहेगा, जो भी संख्या रहेगा, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या ही रहता है। तो इसी बात को यहां पर लिखेंगे कि चूंकि p/2q -3/2, ये जो आप लिख रहे हैं कि चूंकि p/-2q, इसको पहले एक और बात लिख देते हैं कि यहाँ पे 2 3 ये वाला एक और बात ऐड कर देते हैं। क्या? कि चूंकि आप क्या कहिएगा कि सर ये जो आपका 2 है 3 है, ये 2 3 p और q, 2 3 p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब 2 3 p और q पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चूंकि इसलिए p/2q -3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है। आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए साइड में इधर लिखते हैं, इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो भी होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसको जब √5 को भी हम क्या लिखेंगे, √5 भी एक परिमेय, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। जब p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह है कि इसके जो बराबर में √5 है वो भी क्या होगा, वह भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन वास्तव में आप जब कहिएगा तो √5 परिमेय संख्या कभी होगा ही नहीं, ये क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर गया ही नहीं, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं गया वो क्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हमने तो मान लिया है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर वास्तव में बात करेंगे तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। मान तो सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि कभी परिमेय संख्या के बराबर हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे वास्तव में अगर कहिएगा तो √5 एक आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे अतः हमारा मानना क्या था, गलत। अतः हमारा मानना गलत था। क्या था? अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत है? कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यह क्या है, यह एक। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, लिख देते हैं इसीलिए 3 + 2√5
एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले लिखे कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन वास्तव में √5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारा मानना गलत हो गया क्या कि 3 + 2√5 क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। इसीलिए 3 + 2√5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यह भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो 3 + 2√5 बराबर p/q होगा, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है? पूर्णांक है। फिर 3 को इधर भेजे तो 2√5 बराबर p/q -3 हो गया। फिर 2 को उधर भेजे तो 2 क्या है? गुणा में था, उधर भागा में चला गया, तो √5 बराबर p/2q -3/2। इसीलिए यहाँ और चूंकि क्या है? 2 3 p और q क्या है? एक पूर्णांक है। इसीलिए p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या होगा। जब यह परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर में जो रहेगा वो भी परिमेय संख्या होगा। इसीलिए यह बात लिखा है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन वास्तव में √5 होता क्या है? एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः यह हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम जैसा आपको करवाया गया वैसे ही आप इसको क्या कीजिए? उतार लीजिए। और इसी तरह उतार करके जैसे ही करवाया गया और अपने परीक्षा हॉल में जब बनाने जाइएगा सेम, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, ताकि आपको ये पूरी तरह से क्या हो जाए? याद हो जाए। और बार बार इसको समझिएगा तो आप कहीं भी कोई दिक्कत होने का आपको नाम नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम आपको इस प्रश्नावली का यही 2 क्वेश्चन करवाएंगे, 1 और 2। तीसरे क्वेश्चन में आपको और 3 संख्या है जिसको आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, जो आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से उतार करके और बार बार इसको क्या कीजिएगा? फिर कह रहा हूं, रिवीजन कीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा, आपको पूरा तरीके से याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम प्रश्नावली 1.3 का बचा हुआ जो और 3 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर 1.4 और 1.4 के बाद जो आपका सेकंड चैप्टर बहुपद होगा उसको भी शुरू करेंगे। तो अभी के लिए आप सभी को क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए और भी लोगों को जोड़िए, और जितना से हो सके अधिक से अधिक क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में जो हमारा इस चैनल का है उसको लिखिए और बताइए, उसको जरूर पूरा किया जाएगा। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।